books, the list of which is just inexhaustible. To name a few of them are Prashnavikal, Shati Upkram, मर्म चिकित्स्य एंड और औषधि उपचार, मर्म चिकित्सा विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, Dr. Snee has been the recipient of various prestigious awards like Ayurveda Bhushan from Pradeshik Ayurveda Sansthan, Gold Medal by Indian Foundation for Development of Integrated Medicine at Varanasi, Ayush Ratna by Maharshi Patanjali Anusandhan Seva Sansthan, Sarvottam Samman from Mokshatam International Yogashram 2015, and Uttarakhand Ratna for surgery. Dr. Sunil has traveled worldwide and attended many international conferences and given workshops on Marma science and Marma therapy in different countries and has conducted training courses in Japan and Poland. I now invite Dr. Sunil Kumar Joshi to illuminate us with his words of wisdom. Over to you, sir. सभी को मेरा नमस्कार. It's my pleasure to be a part of this webinar. First of all, I thank Dr. Sapna Bansal, who has introduced me to the Aurobindo College, Delhi University, and I am thankful to the organizers of the Aurobindo College, who has organized the whole Fit India week. And I think it is the last oration, and the theme is strong mind and live long. इसको हम कह सकते हैं कि स्वस्थ मन और दीर्घ जीवन के क्या सूत्र हो सकते हैं, and how we can live long with our strong mind. As we know that the Ayurveda is the oldest science, oldest medical science, and it is originated from the Vedas. हम लोग इसको कहते हैं कि ये आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, और इसको पांचवा वेद भी कहा गया, और ये चारों वेद का सार भी है, और अथर्ववेद और ऋग्वेद का इसको उपांग भी कहा गया है. तो ये आयुर्वेद को क्या कह सकते हैं? पहले ये जीवन जीने का एक दर्शन है, जीवन जीने का विज्ञान है, जीवन जीने की एक कला है, और एक पूरा दर्शन, पूरा एक जीवन का एक जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जो भी इसको हम आयु कहते हैं, ये आयु का विज्ञान है. इट इज द साइंस ऑफ लाइफ. तो इसको इट इज नॉट सिंपली अ मेडिकल साइंस, बट यू कैन से दैट इट इज the whole just you can say the philosophy of the life and the science of life. तो आयुर्वेद को यदि हम जानना चाहें कि आयुर्वेद क्या है, तो इसको कहते हैं कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगच्छानुबंधश्च पर्याये आयु उच्यते. आयु किसको कहते हैं? व्हाट इज द लाइफ? इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ये फोर थिंग्स. इसको शरीर का मतलब है द फिजिकल बॉडी, शरीर इंद्रिय का मतलब है द सेंस ऑर्गन, and the mind or the psyche, it comes under the heading of the man. शरीर इंद्रिय सत्व, it is also known as the सत्व. मन को और सत्व को ये कहते हैं कि ये it is very important and it is the integral part of the whole जो the age जो हमारी लाइफ होती है उससे ये रिलेटेड हो. तो शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, 4 dimension is the atma or the soul. When all 4 are free of the disease, then we are healthy. हम स्वस्थ कब रहते हैं? जब शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा इनका संयोग होता है, और जब हम लोग ये चारों चीजें स्वस्थ रहती हैं तो हम लोग हेल्दी होते हैं. तो WHO की भी परिभाषा यदि हम देखें हेल्थ की, द फिजिकल, मेंटल एंड द स्पिरिचुअल वेलबींग, सोशल वेलबींग उसके साथ आती है, बट दीज 3 कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल वेलबींग इज वेरी नेसेसरी टू बिकम हेल्दी. तो हम लोग धीमे धीमे उसको जानना चाहते हैं कि कैसे हम स्वस्थ मन से एक स्वस्थ शरीर हो सकता है, उसके विषय में जानेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बीमारी होती है तो वो शरीर के साथ साथ मन में भी होती है, और पहले मन में होती है, उसके बाद वो शरीर में प्रकट होती है. तो इट इज ए वेरी स्पेशल रेफरेंस टू द सर्जरी. मन शरीर बाधकराणि शल्यानि मीन्स व्हाट आर द फॉरेन बॉडीज, चाहे वो मेंटल फॉरेन बॉडीज हो, चाहे साइकोलॉजिकल फॉरेन बॉडी हो,
या ट्रॉमा हो या फिजिकल फॉरेन बॉडीज हो, तो मन शरीर बाधकराणि शल्यानि, दीज आर द फॉरेन बॉडी विच अफेक्ट द माइंड एंड द बॉडी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है द कंडीशन ऑफ द माइंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स। यदि हम देखें कि शरीर को कैसे मन के द्वारा संचालित किया जाता है, यदि आप देखें कि एक किसी जगह पर एक गोल सी रस्सी पड़ी है और यदि हम अंधेरे में उसको देखते हैं और उसको समझते हैं कि भाई ये कहीं सांप तो नहीं है, तो उस सिर्फ सोच भर से, भय से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ सकता है। लेकिन यदि आप सांप को भी रस्सी समझते हैं और उससे डरते नहीं है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स द कंडीशन ऑफ द माइंड पेज अलॉट। तो मन और शरीर की जो बात है उसको हम लोग करते हैं। और सबसे पहले हम आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों की बात करेंगे कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसकी बीमारी को हम कैसे ठीक करें, ये दोनों एस्पेक्ट यदि किसी साइंस के द्वारा टच होते हैं तो दैट इज द साइंस ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद के माध्यम से हम स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ भी रख सकते हैं। और जस्ट यू कैन से दैट इन दिस पीरियड ऑफ द कोविड इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल मेडिकल करिकुलम कि हम लोग कैसे शरीर को स्वस्थ रखें और यदि बीमार ही ना पड़े तो ये सबसे अच्छी महत्वपूर्ण स्थिति होती है। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके बाद हम यदि बीमार होते हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए देयर आर ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन द आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद में हम कैसे इसको ठीक करते हैं, तो बहुत सारी हमारे एक तरह से डिसिप्लिन होते हैं। जैसे देयर इज अ काय चिकित्सा मींस द साइंस ऑफ द जस्ट यू कैन से इट इज द मेडिसिन, ब्रांच ऑफ द मेडिसिन। सो शल्य को कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ द सर्जरी। शालाक्य को कहते हैं, इसको EENT कहते हैं। इसी ढंग से भूत विद्या, अगत तंत्र, रसायन, बाजीकरण, ये सारे के सारे सिस्टम होते हैं एंड दे आर वेल रिलेटेड विद द एवरी पार्ट ऑफ एवरी स्पेशलिटी ऑफ द लाइफ। तो जीवन के विभिन्न हिस्सों में कैसे कैसे हम इसके द्वारा उपचार करते हैं तो इसको समझना चाहिए। अब बीमारियां कैसे होती हैं, तो एक तो होती है शारीरिक बीमारी होती है, एक मानसिक बीमारी होती है, और तीसरा एक स्वाभाविक बीमारी होती है, चौथा आगंतुक बीमारी होती है। शारीरिक बीमारी को कहा गया कि दीज आर द फिजिकल एलिमेंट्स रिलेटेड टू द बॉडी। शरीर में होने वाली विभिन्न बीमारियों को हम लोग फिजिकल एलिमेंट्स कहते हैं, शारीरिक व्याधि कहते हैं। मानसिक व्याधियों का मतलब होता है भय है, क्रोध है, हर्ष है, और इससे होने वाले मनोदौर्बल्य, मनोविकार, ये सारी की सारी चीजें मानसिक बीमारियों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये आगंतुक बीमारी। आगंतुक का मतलब क्या, ऑल the lesions which are coming from the outside, चाहे वो ट्रॉमेटिक हो सकती हैं, चाहे एज द इन्फेक्शन के रूप में हो सकते हैं, तो उन सभी को हम आगंतुक रोगों के बीच में कहते हैं। और चौथी जो बीमारी होती है वो स्वाभाविक होती है, जैसे बुढ़ापा आता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, और ये सारी की सारी बीमारियां जो स्वभावतः होती हैं, जैसे कि ग्रेइंग ऑफ द हेयर, कैटरेक्ट बन गया, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया, प्रोस्टेट की तकलीफ हो गई, हमारी स्किन में लूजनेस आ गई, बॉडी का स्टेमिना कम हो गया, ये सारी की सारी चीजें स्वाभाविक बीमारी होती है। की बात करें तो शरीर है, तो इसको हमने पांच भौतिक है। पांच भौतिक मींस इट इज मेड अप ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स। चाहे कोई भी चीज है, कोई भी हमारी बॉडी तो मैं ये भिन्न हो जाता है। जो शरीर की बात है वो होगी तो एक तरह से नैनो पार्टिकल के इससे भी और आगे की स्थिति है कि बहुत एक तरह से अणु है, बहुत छोटा है, बहुत इसका है। दूसरी चीज यदि आप कहेंगे एक होता है, मन एक होता है, 5 हमारी ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, और उसके साथ एकादश जो है, एकादश इंद्री के रूप में मन। और इसको हम लोग कहते हैं इट इज द राइडर। राइडर मीन्स कि जब भी हम कोई चीज बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम एक बार में सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक एक बार हम किसी चीज को देखते हैं, एक बार हम उसको बोलते हैं, एक बार हम उसको परसीव करते हैं। तो देखना, सुनना, ये सारी की सारी जो इंद्रियां हैं, एक एक बार तेजी से ये हमारे मन का इसका संयोग होता है और उससे हम तुरंत उसको देखते रहते हैं, और उसमें हमें लगता है कि भाई ये एक तरह से हो रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जस्ट यू हैव टेकन ए बुक, एक
ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए एंड जस्ट यू आर पियर्सिंग द पेजेस ऑफ दिस बुक विद द हेल्प ऑफ ए निडल। निडल से जब हम उसको पियर्स करते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक बार में सारी की सारी बुक को पियर्स कर दिया, बट जब हम उसको ठीक से देखते हैं तो जस्ट वी आर पियर्सिंग वन बाय वन। एक-एक पेज को हम धीमे-धीमे पियर्स करते हैं, लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि जस्ट वी कैन नॉट एक्नॉलेज द होल process. In same way, the mind works very fast with these sense organs, and when it is not receive uh, the input from these sense organs, जब भी हमारा मन ठीक नहीं होता, मन की हमारी कोई दिक्कत होती है, तो मन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे हम कोई चीज परसीव नहीं कर सकते, और ऐसे कहीं ना कहीं के रूप में हम लोग कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जो मन की का मतलब क्या, हम सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कैसे हम लोगों को पेस्ट करनी चाहिए, कैसे हम लोगों को खाना खाना चाहिए। खाना खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें बताइए कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, कौन सा आहार कब करना है, किस समय लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो ये कहा गया हमारे शास्त्रों की
we have to divide into the capacity of the whole stomach should be divided into 4 parts. 4 हिस्सों में बांटिए, 2 हिस्से खाना, लिवर एंड द अदर ऑर्गन्स, जहां से वो जूसेस आने चाहिए वो नहीं आ सकते। तो पहले क्या सोना, बाई करवट सोना है, उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद आप स्ट्रेट सो सकते हैं, और यू कैन, जब ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से जो हमारा काइम है या फूड है वो पास आउट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, देन वी हैव टू स्लीप ऑन राइट साइड। तो राइट साइड में सोना है, तो उसमें क्या होगा, जहां डक्ट ऑफ विर्सन है, जहां से हमारा बाइल आता है, जिसमें हमारा पैंक्रेटिक जूस आता है, अल्टीमेटली इट कम्स, एंड इससे क्या होता है कि जो फैट है उसको डिजोल्व करने के लिए दीज एंजाइम्स आर वेरी नेसेसरी। तो ये जब भी हम खाना खाने की बात करते हैं कि कैसा खाना खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हमें स्वस्थ रखती हैं। किस ऋतु में कैसा भोजन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सभी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको जानें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। आयुर्वेद में ये सारी की सारी चीजें वर्णित है, और मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे ढंग से किसी भी मेडिकल साइंस में प्रिवेंटिव मेडिसिन के विषय में नहीं लिखा। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि भाई कैसे हमारी मानसिक, जैसे हमने कहा कि जो मन को नियंत्रण करने के लिए, तो योग की बात जब हम लोग करते हैं तो ये लिखा है योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियां, चित्त क्या कहते हैं, मन की वृत्तियों का निरोध। मन को कैसे कंट्रोल में करें, ये इसका सबसे बड़ा उपाय योग के माध्यम से हो सकता है, और योग ही चित्त की वृत्तियों के निरोध का सबसे बड़ा कारण है। जैसे हम लोग कहते हैं कि विज्ञान हमको अवसर प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करता है, और योग अवसर को उत्सव में बदलने की का एक विज्ञान है। और ऐसे ही आयुर्वेद जो है हमें कैसे स्वस्थ रहे इसका एक विज्ञान है, कि हम बीमार ना पड़े, कभी भी हम किसी रोग से ग्रस्त ना हो। ये एक अपने में बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम इसके माध्यम से अपने शरीर को, मन को और अपनी आत्मा को स्वस्थ रह सकते हैं। शरीर मन ठीक रहे लेकिन इंद्रियां ठीक ना रहे। जैसे आप देखें कि यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, if the person is suffering with the fever, diarrhea or any other ailment which affects the different systems, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है इफेक्ट, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, उसका नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, यूरिनरी सिस्टम हो सकता है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, उसका लोकोमोटिव सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। बट इफ ऑल सिस्टम्स आर इन ए गुड शेप, अच्छी तरह से है, शरीर से हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी भय से, शोक से, इसमें हमारा क्षोभ से, और वो कोई ना कोई इरिटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी रहेगी, एंड अल्टीमेटली जस्ट वी आर नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द ब्रेन, ऑफ द माइंड। तो माइंड की कंडीशन, जो मन की स्थिति होती है, उससे भी हम लोग अस्वस्थ हो सकते हैं, और उसका प्रभाव, सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, लेकिन स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर नहीं हो सकता। ये भी अपने में एक महत्वपूर्ण है। तो शरीर के स्वस्थ होने में आपके मन का बहुत बड़ा योगदान होता है, और यदि आपका मन हमेशा शांत रहता है, स्वस्थ रहता है, तो आप दीर्घ जीवन जी सकते हैं। इसके लिए एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एक आत्मा कहा गई है कि आत्मा, जो शरीर है, इंद्रियां हैं, सत्व है और आत्मा है। बिना आत्मा के ये शरीर कैडेवर के रूप में है। मेडिसिन का
उसमें लिखा है कि प्राणापानो निमेषाद्य जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धार्यंचत देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा दृश्य दक्षिणाक्षणा सभ्यनाव गमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्नश्चेता धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगनि परमात्मा। मन की जो गति है ये भी हमारे परमात्मा लक्षण है। मीन्स इसमें आत्मा है, जीवित है तो मन है। अभी मन कहता है कि भाई मुझे भूख लगी है, अभी मन कहता है कि नहीं मुझे पानी की ठंडे पानी की प्यास है, अभी मन कहता है कि नहीं गर्मी लग रही है, अभी मन कहता है कि मुझे ठंड लग रही है। सारी की सारी जो मन की गति है ये भी आत्मा का लक्षण है कि मनुष्य जिंदा है। तो जब तक ये मन की गति नियंत्रित नहीं होती तो हम मानसिक रोगों से नहीं पार पाते। तो मन की गति को नियंत्रित करने के कुछ उपाय कहें। तो मन की गति को विभिन्न प्रकार से हम लोग जितने भी मेधावर्धक द्रव्य है, मन को मजबूत करने की बहुत सारी ऐसी ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है और बहुत सारे ऐसे योग हैं और औषधियां हैं जिनके द्वारा जो सबसे बढ़िया उपाय है उसको हम लोग कहते हैं प्राणायाम। ये कहते हैं कि जिसने अपने सांस को बांध लिया उसने अपने मन को बांध लिया। तो मन को बांधने का सबसे उपाय प्राणायाम है। प्राणायाम की कुछ विशिष्ट विधियां हैं। देखिए प्राणायाम का मतलब श्वासायाम नहीं है। आजकल जो हम लोग देखते हैं कि प्राणायाम के नाम पर हम श्वास की रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन यदि श्वास जो प्राणायाम का मतलब सिर्फ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज होता तो इसको श्वासायाम कहना चाहिए था कि श्वासों का आयाम मीन्स विस्तार, इसको प्राणायाम कहा गया। तो प्राण किसको कहते हैं? प्राण से तात्पर्य जो हमारी जो प्राणवायु है उससे प्राण कहा गया और बहुत सारी चीजें प्राण के रूप में कही जाती हैं। जो हमारे शरीर में जो आत्मा है उसको भी प्राण कहा गया और जो हमारे शरीर को गति प्रदान करती है और जो हमारे शरीर को चलाती है, चाहे वो आहार शक्ति हो, आहार के रूप में हमारा जो न्यूट्रिशन मिलता है वो भी एक प्राण का रूप है और जो वायु के रूप में हम सांस को लेते हैं वो भी प्राण का रूप है। और इस ढंग से 5 तरह की वायु कही गई, हमारे शरीर में 5 तरह की वायु कही गई। तो पहले ही है प्राण वायु, दूसरा है समान वायु, तीसरा है उदान वायु, चौथा है अपान वायु और 5वां है व्यान वायु। तो पहले जब हम वायु को समझ लेते हैं तो उससे हमें प्राणायाम की बात करते हैं। इसी ढंग से जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर की बात करते हैं, ईड़ा और पिंगला की बात करते हैं और सुषुम्ना की बात करते हैं। बाईं नाक से जब हम सांस लेते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि भाई ये चंद्र स्वर से हम सांस ले रहे हैं और जब दाईं नाक से लेते हैं तो सूर्य स्वर की बात करते हैं। और जब मैंने अभी आपको बताया कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बाईं करवट यदि सोते हैं तो एक तो साइंटिफिक जो वो था उसका जो क्यों साइंटिफिकली हम लेफ्ट साइड में सोना चाहिए, एक तो हमने आपको बताया क्योंकि इट द स्टमक इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसी ढंग से जब हम बाईं करवट सोते हैं तो चंद्र स्वर दब जाता है और सूर्य स्वर का मतलब जो हमारी अग्नि को प्रदीप्त करता है, डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, इसलिए वो सूर्य से प्रभावित होता है और चंद्र स्वर कम हो जाता है, इसलिए भी हमको बाईं करवट लेटना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम द साइड ऑफ योगा साइंस। योग साइंस की तरफ से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सूर्य स्वर उस समय ज्यादा तेज होना चाहिए, इसलिए हम बाईं करवट दबा के सोते हैं। बाईं करवट से हमारा चंद्र स्वर खत्म हो जाता है, मतलब ये कम हो जाता है और सूर्य स्वर की वृद्धि होती है। या ईड़ा या पिंगला की बात हम जो करते हैं उनमें ये प्राण की गति होती है और इस ऊर्जा की गति भी हम लोग कहते हैं कि जो हमारी प्राण की ऊर्जा है वो इन क्या कहते हैं एस्ट्रल जो हमारी ट्यूब्स हैं इनके माध्यम से पूरी सुषुम्ना में तक जो गति करती हैं। तो मूलाधार चक्र से लेके ये सहस्त्रार तक की इसकी गति होती है और इसको हम लोग ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की बात करते हैं। तो ये जो प्राणायाम है ये मन को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और कुछ मैं अभी आप लोगों को, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य रहता है कि मर्म से संबंधित चीजों की जानकारी दें और कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। थ्योरेटिकली तो हम आपको बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय आपको मैं बताऊंगा जिनके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। और आज विशेष रूप से कोविड के संक्रमण काल में जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैं समझता हूं कि जितने ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़े हैं उतने कभी भी नहीं देखने को मिले थे। और आज व्यक्ति बहुत सारे फियर में, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण उसमें ग्रस्त है और उनको हम किस माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ विशेष आप लोगों को उपचार बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मर्म चिकित्सा एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जितनी भी बीमारियां हैं मीन्स रिलेटेड विद द सोल, इनको भी हम अपने आप
ठीक कर सकते हैं और इनके माध्यम से हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन चारों की चर्चा मैं आपको मर्म की चिकित्सा के माध्यम से करूंगा और विशेष रूप से मेरा स्ट्रेस रहेगा कि हम स्ट्रॉन्ग माइंड को कैसे अचीव कर सकें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम कैसे, जो हमारा मन है यदि स्वस्थ रहेगा तो कैसे हम दीर्घ जीवन के सूत्रों को प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जीवन कैसे लंबा रहे। देखिए, किसी भी जीवन को आप ये समझ लें कि जीवन को लंबा करने का उद्देश्य क्या होता है, जीवन कितना होता है, इसको यदि हम जानना चाहें आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा पूरा जीवन है वो समय में नहीं है, कि टाइम पीरियड में नहीं, इट इज डिपॉजिटेड इन टर्म्स ऑफ द ब्रेथ्स। कितनी सांस हमारी है वो निर्भर करती है, लेकिन वो उन सांसों को हम कैसे से समायोजित करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, ये योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से होता है। एक दो टर्म आयुर्वेद में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो होता है वय स्थापन और दूसरा टर्म होता है आयुवर्धन। वय स्थापन का मतलब क्या होता है, जिस एज ग्रुप में जैसे पैरामीटर्स हैं, यदि 4 साल का बच्चा का जो टोटल बॉडी बिल्ड कैसा होना चाहिए, उसका मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि इतने साल के बच्चे में यही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसका इतना वेट होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, उसकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए, उसकी मेमोरी ऐसी होनी चाहिए, उसका जो चीजों को ग्रहण करने की क्षमता वो कितनी होनी चाहिए, वो सबका सब मेजरमेंट है। तो उस उम्र में, उस उम्र के लायक सारी की सारी जो माइलस्टोन्स हैं वो यदि गेन कर लेता है तो उसको हम वय स्थापन कहते हैं। तो वय स्थापन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, विशेष रूप से उसमें हम जो आसन की बात करते हैं, यौगिक की चीजों की बात करते हैं और बहुत सारी मेडिसिन और डाइट की बात करते हैं, उससे हम व्यक्ति को क्या कर सकते हैं कि हम वय स्थापन कर सकते हैं उस उम्र के हिसाब से, उसको कैसे अपनी उम्र के हिसाब से स्वस्थ रहे, उसका उपाय वय स्थापन के माध्यम से होता है। लेकिन आयु वर्धन, हम किसी भी व्यक्ति की आयु को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन टर्म्स ऑफ द ब्रेथ, जो नंबर ऑफ ब्रेथ्स हैं वो काउंटेड होती है और उसके हिसाब से, लेकिन इसको प्राणायाम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यदि हम सांसों को कम इस्तेमाल करें, जैसे आप देखें कि हम 1 मिनट में 15 से 18 सांस लेते हैं, लेकिन यदि आप प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं, चाहे उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, भस्त्रिका हो, फिर उसके बाद जो जिसको हम लोग कुंभक कहते हैं, अंतः कुंभक, बहिर्कुंभक, उज्जाई, और ये भ्रामरी प्राणायाम, ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण जो प्राणायाम है, इनके माध्यम से हम जो प्राण है, प्राण के का आयाम या विस्तार करते हैं। और जब ये निरंतर अभ्यास होता है तो आप समझ सकते हैं कि हम जो 1 मिनट में 15 से 18 सांस लेते हैं, तो सांस की गति यदि आधी हो जाती है तो आपने क्या किया, उस लाइफ स्पैन को दुगना कर लिया। जितना समय आपका था आपने कम सांस खर्च करके आयु का वर्धन करते हैं। वैज्ञानिक रूप से हम इसको नहीं मानते, लेकिन यदि हम योग की भाषा में कहें तो यह निश्चित रूप से सत्य है और इसी के माध्यम से हम कहते हैं कि जितनी सांस होती है उतना ही जीवन होता है। हम कभी भी समय से नहीं काउंट करते, और ये योग ही एक ऐसी विधा है या प्राणायाम की ही एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम आयु को बढ़ा सकते हैं अपने होने के, शारीरिक रूप से हेल्दी होने के बाद भी उसकी लाइफ जो होती है उसको हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कह सकते। इसी ढंग से यदि हम कान से नहीं सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, जीभ से स्वाद नहीं ले सकते हैं, या हमारी स्किन जो टच है उसको फील नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से हमारा पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हैं इसकी बात हम लोग नहीं कर सकते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये शरीर और इंद्रिय की बात हुई। इसके बाद जैसे हमने कहा कि यदि मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति पागलपन के लक्षण है, यदि उसमें भय है, यदि उसमें क्रोध है, यदि उसमें कोई और चीजें हैं जो मानसिक रूप से हमें विकृत करती हैं, तो वो व्यक्ति अपने लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात है, यदि आत्मा हमारी ठीक नहीं होगी और आत्मा यदि हमारा इसमें शरीर में ठीक ढंग से नहीं करेगी, वास नहीं करेगी, तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये अपने में महत्वपूर्ण है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और जो हमारी इंद्रियां हैं ये भी सारी की सारी ठीक रहनी चाहिए। इसलिए इसको हम ये कहते हैं कि ये
मानसिक स्वास्थ्य अपने में बहुत जरूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, मन जो है ये इधर आत्मा से जुड़ा है, इधर शरीर से जुड़ा है। तो आज जो हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो भी मन पे निर्भर है, और जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी मन पे निर्भर है। तो इसको हम ये मान, तो मन को कैसे साधें, ये अपने में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मन को साधने के लिए मैं कुछ सामान्य जो व्यायाम है और मर्म के माध्यम से कुछ मैं बताऊंगा। पहले मर्म की जानकारी दूंगा कि मर्म क्या होता है, और जो प्राणायाम है उसका व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्राणायाम। प्राणायाम कैसे किया जा सकता है, कैसे होता है, उसके लिए कहें कि यदि हमें देखिए सीधे बैठना है और सीधे बैठकर स्ट्रेट बैठ जाइए, और ये सोचिए कि हमें जो सांस है, यदि जब भी हम एक वॉलंटरी जो रेस्पिरेशन होता है, एक इनवॉलंटरी होता है। वॉलंटरी का मतलब एक कभी ये सोचें कि आप जोर से सांस ले रहे हैं, सांस लेने का अभ्यास जब करते हैं तो आप जानबूझकर सांस लेते हैं, लेकिन जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो सांस सतह आता है। रात को सो रहे हैं तो भी सांस आता है। तो ऐसी स्थिति में ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लंग टेक्स पार्ट इन द होल रेस्पिरेटरी प्रोसेस। लेकिन जब हम जोर से गहरी सांसें लेते हैं, तो चाहे एपिकल पार्ट हो, मिडिल एक्टिव प्ले करते हैं, एंड द डेफिनेटली ए गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो गोज इनटू द ब्लड। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन की है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही हम जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। एंड द ऑक्सीजन से जो परफ्यूजन होता है, टिश्यू का परफ्यूजन होता है, उससे सारी की सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो होती रहती हैं। तो जब हमारे शरीर में प्राणवायु का ठीक से जो विस्तार होता है, ठीक से एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब भी ये हमारे प्राणवायु मीन्स ऑक्सीजन कम मात्रा में हार्ट को मिलती है तो इश्कीमिया हो जाता है। यदि हमारी ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ इश्कीमिया हो जाएगा। तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसमें ऑक्सीजन भी नहीं होगी। और इसी ढंग से ब्रेन में हम कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिलने से ब्रेन डेड हो सकता है। तो ब्रेन में देयर इज नीड ऑफ द रेगुलर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन इज नीडेड इन द ब्रेन। लेकिन यदि ऑक्सीजन सीधे नहीं जा सकती, ऑक्सीजन किसके माध्यम से जाती है, खून के माध्यम से जाती है। तो यदि इफ देयर इज एनी obliteration in the blood supply, as well as if the concentration of the oxygen is lower in the blood, तो दोनों स्थितियों में ये ब्रेन के लिए खराब हो सकती है, और इससे डिफरेंट हमारे जो ब्रेन में लीजन्स हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और बहुत सारे जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन रिलेटेड लीजन्स बन सकते हैं। एंड अल्टीमेटली आफ्टर दैट द होल बॉडी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड विद द लीजन्स ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन की वजह से चाहे वो पैरालिसिस की बात हो रही हो, चाहे उसमें और कोई दिक्कत हो रही है, वो ब्रेन के माध्यम से हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। इससे समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और हमारा जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है उससे भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये कहा जाता है कि हम प्राणायाम के माध्यम से मन को संतुलित कर सकते हैं। तो प्राणायाम की सामान्य विधि क्या है कि आप बैठ जाइए, चाहे किसी भी, जिससे जो सुखासन की बात है, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। कोई भी आसन जो आप, मैं समझता हूँ कि आपने इस जो वीक किया है उसमें कहीं ना कहीं योगा से रिलेटेड भी कोई आपने चर्चा की होगी, और अधिकांश लोग जानते होंगे आज कि भाई कौन कौन से आसन कैसे किए जाते हैं। तो इन 4 आसनों में यदि बैठकर आप गहरी गहरी सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, या बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करते हैं, तो इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। सामान्य प्राणायाम की बात भी होती है कि यदि आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ने का अभ्यास करें, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब भी आप गहरी सांस लेते हैं तो आपकी एब्डोमिनल वॉल की मूवमेंट होनी चाहिए आउटसाइड। सांस भरेंगे तो क्या होगा, पेट बाहर को फूलना चाहिए, और जब सांस छोड़ते हैं तो नाभि या पेट अंदर को जाना चाहिए। इट इज द राइट टेक्निक टू टेक द डीप ब्रेथ। और एक्सलेशन, इनहेलेशन या रेस्पिरेशन, जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो टेक्निक है, उसको यदि हम समझ जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अब इसके बाद एक और प्राणायाम जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका का मतलब होता है कि आपको जस्ट यू हैव टू एक्सहेल इन ए वेरी प्रॉपर वे। सांस को गहरी सांस छोड़ेंगे तो सांस अपने आप आएगी। जितना सांस आप छोड़ेंगे जोर से, उतना आप टोटल जो कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी को कम करेंगे। और उसके रिवर्सल में क्या होगा कि जब भी आप सांस लेंगे तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन होगी, एंड द होल जो हमारे एपिकल पार्ट है, मिडिल लोब है,
और जो हमारा लोअर लोब है, उन सबके जो लंग पैरेन्काइमा है, जो एल्वियोलाई है, वो फिल होंगे एंड अल्टीमेटली देयर विल बी द इंटरनल एक्सचेंज ऑफ द गैस। हम जो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है वो तो नाक से होता है कि हमने गहरी सांस ली और गहरी सांस छोड़ दी, तो ये हम कहते हैं इट इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, उसमें एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो टिश्यू के लेवल पे एक्सचेंज होता है एंड अल्टीमेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इससे जब ऑक्सीजन ठीक से हमारे खून में पहुंचती है तो हमारे पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस या हमारा जो सिस्टम है, सारे सिस्टम ठीक होते हैं, और यदि ये ठीक से नहीं पहुंचती तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट के में कहीं ना कहीं इस्कीमिया और कहीं ना कहीं डिरेंजमेंट हमारे पूरे होल प्रोसेस में, फिजियोलॉजी में होने लगता है। तो इन सभी के लिए तो प्राणायाम का अभ्यास अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। मुश्किल से 10-15 मिनट सुबह शाम यदि आप प्राणायाम करते हैं तो इससे बहुत फायदा होता है। अब इसके बाद मैं आपको चर्चा करूंगा मर्म की। हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं और यह कहा गया है कि यदि इन 107 मर्म स्थानों पर कहीं चोट लगती है तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। आप एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मैं बार-बार अपने वक्तव्यों में, अपने व्याख्यानों में कहता हूं कि जब भी इन स्थानों पर चोट लगती है तो हमें इसके डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो वैदिक साहित्य है या हमारे जो लिटरेचर है उसमें मिलता है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने तीर मारा था रावण की नाभि पे और नाभि पर चोट लगने से, नाभि पर तीर लगने से उसकी मृत्यु हुई थी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा था। वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मन से भी संबंधित होता है, जिसको मानसिक रोगों के लिए भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि कैसे उसको उपचारित करते हैं। तो ये मन से संबंधित जो मर्म बिंदु है उसको तल हृदय मर्म कहते हैं और इसको चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के हाथ और पैर में नेलिंग कर दी गई थी और उन स्थानों पर, क्योंकि ये मर्म स्थान थे और उन पर चोट लगने से उनका शरीर पूरा हो गया। तो ऐसे ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आज के संदर्भ की हम बात करें तो फिलिप ह्यूज वाज द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड द रमन लांबा वाज द इंडियन क्रिकेटर। दोनों के सिर पे एक कनपट्टी पे और गर्दन पे चोट लगी और उससे उनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब दे आर वेरी वाइटल पॉइंट्स एंड इफ यू आर ट्रीटिंग इन ए वेरी प्रॉपर वे, इन ए जो एडमिसिबल उसमें प्रेशर देते हैं तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्स इन मैनी डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियों में आप इससे फायदा पहुंचा सकते हैं। अब हम लोग विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे कि कैसे मानसिक रोगों को हम मर्म चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो मन की बात है तो उसमें हमारे शरीर में कुछ मर्म स्थान होते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जहाँ पे ये बालों का भंवर होता है वहां पर एक मर्म स्थान होता है जिसको हम लोग कहते हैं अधिपति मर्म। और अधिपति मर्म, अधिपति का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अधिपति का मर्म होता है कि राजाओं का राजा को अधिपति कहा जाता है। तो ये अधिपति का मतलब है इट इज द मास्टर पॉइंट एंड इट इज द मास्टर ऑफ ऑल मर्म पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। शरीर में जितने भी मर्म बिंदु है 106, इसके अलावा उन सबका जो राजा कौन सा है वो अधिपति मर्म होता है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र की बात भी करते हैं कि यहाँ सहस्त्रार चक्र होता है। और इसके बाद एक यहाँ पे 5 सूचस होते हैं, उनको सीमंत मर्म कहा गया। देखिए, क्योंकि सीमंत मर्म का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं, ये सारी के सारे जो मर्म है ये सीधे सीधे किससे जुड़े हुए, हमारी मानसिक बीमारियों से या मानसिक लक्षणों से जुड़े हुए। तो महर्षि सुश्रुत के विषय में मैं बताऊंगा कि महर्षि सुश्रुत वाज द ग्रेट सर्जन and he was the father of the plastic surgery as well as the father of surgery, recognized by the surgeons of the all discipline worldwide। उनको स्वीकार किया जाता है कि जो इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी, नाक को, कटी हुई नाक को जोड़ने का जो उपाय है, तो इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी वो महर्षि सुश्रुत के द्वारा दिया गया था। तो इसी ढंग से उन्होंने लिखा है कि जो हमारे शरीर में यहाँ पर 5 सिर में 5 सीमंत होते हैं। सीमंत मीन्स इट इज द अलाइनमेंट और द जंक्चर्स और द जॉइंट्स ऑफ डिफरेंट बोन्स, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि और मर्म। शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये जो सारी चीजें होती है, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये 5 चीजें होती हैं। तो एक तो जहाँ पे मांस मीन्स फ्लैश जुड़ा होगा, शिरा मीन्स ब्लड वेसल्स होंगी, स्नायु का मतलब लिगामेंट्स है, अस्थि का मतलब बोन है और संधि का मतलब है जॉइंट्स। तो जहाँ 5 चीजें इकट्ठा मिलती हैं उसको मर्म कहते हैं। तो इससे सिर पर ऐसे 5 मर्म होते हैं। तो 5 मर्म को हम कैसे जानेंगे? ये सूचर्स हैं। एक देखिए, ये जो हमारा कोरोनल सूचर है, सजाइटल सूचर है, फिर इसके बाद लैम्ब्डोइडल सूचर है और ये एस्टेरियन है। तो इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा पोज में आपको बताऊंगा कि यदि हम हाथ को देखें तो हमारे हाथ में अंगूठे के नीचे थिनर इमिनेंस है
और ये हाइपोथिनर इमिनेंस है उंगली के नीचे, यदि हम लिटिल फिंगर के देखें तो यहाँ पे हाइपोथिनर इमिनेंस है। अब इन दोनों हाथों को यदि आप देखें कि यदि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारा जो आईब्रोज है, आईब्रोज के पास आईब्रोज पे इंडेक्स ले जाइए और इंडेक्स ले जाने के बाद यदि आप देखते हैं कि जहां आप टेम्पल्स पे या कनपटी पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इसको अपांग मर्म कहा गया है एंड इट इज रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द आईज। ये कहा जाता है कि यदि इस पर चोट लगेगी तो व्यक्ति की आंखों में अंधापन आ जाएगा या उसकी जो पावर ऑफ विजन है वो कम हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं अपांग मर्म। तो अपांग के बाद एक दूसरा मर्म होता है जिसको आवर्त कहते हैं, और यहाँ पे 4 मर्म होते हैं, अपांग, आवर्त, उत्क्षेप और शंख, ये 4 होते हैं। शंख इतना खतरनाक होता है कि कनपटी पे आपने नाम सुना होगा कि कनपटी मार, एक व्यक्ति था जो कनपटी पर मारकर व्यक्तियों की हत्या कर लेता था। तो कनपटी पे बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान होता है जिसको सद्य प्राण हर मर्म, या जिसको हम कहते हैं कि इंस्टेंट फेटल मर्मा पॉइंट होता है, और उससे हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उस पर चोट लगने से। बहुत सारी, आपको बाहर से कोई चोट नहीं दिखाई देगी, बाहर से कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, लेकिन यदि उस पर चोट लग गई तो व्यक्ति की मृत्यु तुरंत हो सकती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पर 4 मर्म बिंदु यहाँ पे होते हैं, 4 मर्म बिंदु यहाँ होते हैं। इससे पहले मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दूं कि मनुष्य के शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं, और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कीबोर्ड you can regulate or manage or you can perform the functions of different computer के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको आप कर सकते हैं। तो क्या एक तरह से हम ऐसे ही शरीर में जितने भी हमारे 107 मर्म बिंदु होते हैं उनके द्वारा हम शरीर के कार्यों को और जो हमारे मस्तिष्क के कार्यों को हम प्रभावित भी करते हैं और उनको रेगुलेट भी करते हैं। तो इट इज द रिमोट सेंसिंग टेक्निक। रिमोट सेंसिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि हम दूर से किसी बिंदु को दबा रहे हैं और अल्टीमेटली द डेफिनेट जो हमारा टारगेटेड ऑर्गन है उसके फंक्शंस को हम रेगुलेट कर रहे हैं। तो आप कैसे समझ सकते हैं? मैंने आपको बताया कि भाई यदि हम यहाँ देखें, यदि इसको आप इसको तो हाइपोथिनर इमिनेंस कहते हैं, ये थिनर इमिनेंस है, ये हाइपोथिनर। अब ये हाइपोथिनर इमिनेंस को हमने बताया कि अपांग मर्म पे लगाए या अपांग। तो आप देखेंगे कि यदि दोनों हाथों को आप रखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों उंगलियां आपके आपस में जुड़ जाएंगी। जब आपस में ये जुड़ेंगी तो ये जो सामने का हिस्सा है, ये जो हमारा ये वाला मार्जिन बन रहा है, तो ये एक जो जहां पे फ्रंटल बोन मिलती है, दोनों पैराइटल बोन मिलती है, वहां पे एक सूचर होता है, कॉर्नल सूचर होता है, और जहां पे ये दोनों पैराइटल बोन मिलती हैं वहां पे सजाइडल सूचर होता है, पीछे लौटती है होता है। और इससे एक तरह से समझिए भय के साथ साथ हमें एक तरह की इनसिक्योरिटी फील होने लगती है कि भाई हम इसके साथ साथ यदि ज्यादा इसमें चोट लगेगी तो इसमें मृत्यु भी हो सकती है। तो एक बहुत सारी चीजें हैं जो इससे मानसिक बीमारियां होती हैं। तो इसको हम सीमंत मर्म कहते हैं। और इसको उपचारित करने की विधि क्या, आपने इसको ऐसे होल्ड कर लिया और रोज इसको यदि हम करें, और यदि मेरा अंगूठा आप देखें तो ये पीछे जहां जाता है, इस पे जहां पे ऑक्सीपिटल बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन और जहां पे पैराइटल बोन्स मिलती हैं वहां पे भी एक जो लैम्बडाइडल सूचर होता है उस पे भी ये हमारा अंगूठा पीछे पहुंचता है। तो कुछ नहीं करना, गहरी सांस लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसको करते हैं। तो चाहे वो उन्माद की स्थिति हो, इस पे चोट लगने से उन्माद होता है, इसमें चोट लगने से भय होता है, इसमें चोट लगने से मृत्यु होती है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब उन्माद की बात करते हैं, उन्माद को कहते हैं इंसेनिटी। और द पागलपन की बात करते हैं कि ये इस पर चोट लगने से व्यक्ति को जो हमारा पागलपन है, पागलपन मीन्स देयर इज सम डिरेंजमेंट इन द मेंटल, जो हमारी फैकल्टीज हैं। तो मेंटल फैकल्टी जितनी भी है, चाहे वो आप उसकी मेमोरी के रूप में कहिए, चाहे उसको असेसमेंट के रूप में चाहिए, चाहे उसके रिकॉग्निशन के रूप में कहिए, किसी भी ढंग से हम आप कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर पाता, हम कहते हैं यार तुम तो पागल हो। तो पागल का मतलब ये नहीं कि कोई इंसेनिटी की फेज में हो या कोई बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें एक्सट्रीम कंडीशन हो। इफ द लर्निंग इज नॉट प्रॉपर तो वो भी है, यदि इफ द रिकॉग्निशन इज नॉट प्रॉपर, इफ द मेमोरी इज नॉट प्रॉपर, जो जितने भी मेंटल फैकल्टीज हैं या मेंटल फंक्शंस हैं उनमें जो यदि कोई भी अप टू द मार्क नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज सम
lacuna in the state of the mind. तो मानसिक स्थिति में कहीं ना कहीं कोई विकार है, इसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो भय है, चाहे मृत्यु का भय है, चाहे किसी रंग का भय है, और उसमें उन्माद है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसके माध्यम से हमारे जितने मानसिक विकार हो सकते हैं वो है, उनको ठीक करने के लिए आपको हाथ को ऐसे रखना है। और आपने क्या किया, ये पांचों सूचक के साथ साथ 4 मर्म यहाँ पे, अपांग, आवर्त, उत्क्षेप और संख, 4 पे ये हाथ रखे, 4 ये 8, और 8 और 5 के साथ ये इकट्ठा, ये 13 मर्मों को उपचारित करने का एक आसन है। तो आसन के लिए क्या करना है, गहरी सांस लेनी है, और जब सांस छोड़ेंगे तो आपको क्या करना है, इसको भी दबाना है पूरे के पूरे, और पीछे से अंगूठे को भी दबाना है, और साथ साथ ये हमारी जो हथेली का निचला हिस्सा है इसको भी दबाना है। तो ये अपने हमारी जितने भी मानसिक हमारी बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए सबसे सरल उपाय है और सबसे बढ़िया टेक्निक है कि विद द हेल्प ऑफ दिस जस्ट वी कैन स्टिमुलेट द ऑल 13 मर्मा पॉइंट रिलेटेड विद द ब्रेन एंड द अदर थिंग्स। तो 5 जो सीमंत हैं, उसके अलावा उत्क्षेप, अपांग, आवर्त और संख, ये चार इधर हो गए, 4 इधर हो गए, 5 ये हो गए, तो ये 13 मर्म बिंदु एक पोस्चर से ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए इसका अभ्यास हम लोग यदि नियमित रूप से 2 बार या 3 बार दिन भर में करते हैं तो अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज अभी आपने देखी होगी कि जब भी हाइपर इरिटेबिलिटी होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, आप देखते हैं कि जब भी हम लोग कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं तो घबराहट सी होने लगती है, शरीर में घबराहट होती है। यदि हमारी ट्रेन छूट रही है, प्लेन में जा रहे हैं, जल्दी देर हो रही है, लेक्चर लेना है, लेक्चर लेते समय यदि कहीं कोई दिक्कत हो रही है, टाइम पे हम नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं हमारे पैल्पिटेशन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहती। ऐसी स्थिति में यदि विश्राम की स्थिति पानी है तो जस्ट वी हैव टू यूज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज नोन एज द मणिबंध मार्ग। तो आप व्हेन यू कैन सी माय दिस पोस्चर कि मैंने कैसे इंसर्कल किया हुआ, जस्ट आई हैव इंसर्कल दिस रिस्ट जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थंब एंड द मिडिल फिंगर। तो आप भी जब यदि हाथ को ऐसे रखेंगे तो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों में यदि आप इसको हाथ को रखेंगे तो यू कैन इंसर्कल योर रिस्ट विद द हेल्प ऑफ द थंब एंड द मिडिल फिंगर। ये इसको कहते हैं कि हम सेल्फ असेसमेंट है, ये इतना मेजरमेंट है कि आपका सेल्फ मेजरमेंट है कि आप बीच की उंगली और अंगूठे को यदि इंसर्कल करेंगे तो आपकी रिस्ट आपके हाथ में आ जाएगी। तो इसको क्या करना है कि ये जो रिस्ट है, ये इसको मणि को कहते हैं कि मणि बंद का मतलब है कि मणि एक जो मस्तिष्क है उसका भी एक संस्कृत पर्याय है। मणि को बांधना मीन्स मस्तिष्क को बांधने की बात है कि इफ वी हैव सम एक्साइटेटरी कंडीशन, जब भी आपने देखा होगा कि हम सावधान और विश्राम करते हैं, तो सावधान में तो हम हाथों को सीधे रखते हैं और जब विश्राम करते हैं तो पीछे हाथों को हम ऐसे होल्ड करते हैं। तो ऐसे होल्ड करने का मतलब क्या कि इट इज द स्टेट ऑफ द रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन फिजिकल रिलैक्सेशन एज वेल एज दिस रिलैक्सेशन इज रिलेटेड विद द साइकी, ब्रेन से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित ये रिलैक्सेशन की बात होती है। तो इसको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू पुट these fingers together and just you have to move this wrist joint in clockwise and the anti-clockwise manner। तो इसको थोड़ी देर भी, जब भी आपको गुस्सा आता है या आप घबराहट होती है और सारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन स्थितियों में आप इसको यूज कर सकते हैं एंड इट इज द बेस्ट पॉइंट फॉर ओवरकम विद द मेंटल सिचुएशंस। जितनी भी हमारी साइकोलॉजिकल सिचुएशंस हैं उनसे उभरने के लिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसको हम लोग मणिबंध कहते हैं। इसके अलावा एक बिंदु और होता है, बड़ा सामान्य है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो उसके हाथ पैरों को मला जाता है। तो मन की स्थिति, यदि मन किसी का दुर्बल है तो आपने देखा होगा कि कई जिनका हम कहते हैं कि जो मानसिक बल है कम है, तो क्या करते हैं, जब भी कहीं कोई छोटा सा ऑपरेशन देखते हैं, कहीं छोटी सी कोई चोट लगी देखते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं, तो बेहोश हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर उनको ठंडा पसीना आता है, बेहोश हो जाते हैं। तो ये मानसिक जो सत्व की दुर्बलता है, मन की दुर्बलता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग माइंड जो है इट इज वेरी नेसेसरी। लेकिन यदि सत्व कम है, जैसे हम कह रहे हैं किसी का जो सत्व का बल है या मानसिक बल है वो कम है, तो छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाता है और वो छोटी छोटी चीजों में बेहोश हो सकता है, बहुत सारी चीजों में इररिलेवेंट टॉक करने लगता है, और कई बार वो ऐसी स्थिति होती है कि हम उसको संभालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी स्थिति में एक मर्म स्थान होता है जिसको हम लोग कहते हैं तल हृदय में। आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारी इंडियन सोसाइटी में, जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है या कोई कंडीशन ऐसी ग्रेव कंडीशन होती है तो उसमें हम हाथ और पैरों के तले को मलते हैं। हाथ पैर के तले को मलने के लिए यदि हम पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि जस्ट वी आर गोइंग टू इंप्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस पाम एंड द सोल
by rubbing these sole and the palm, just we are increasing the blood supply of the whole body. लेकिन यदि हम वैज्ञानिक रूप से समझें, this side में, इस साइड में क्या होता है कि जो स्किन भी है वो भी हमारी जरा एक तरह से मोटी होती है और पैड ऑफ फैट होता है। तो यहाँ यदि हमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है तो पूरे हिस्से को रब करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ इतने हिस्से को ही एक तरह से हम रब करते हैं। ये प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन जब हम विज्ञान के रूप से समझते हैं कि इस स्थान पर एक मर्म स्थान होता है जिसको हम लोग तल हृदय कहते हैं, तो जाने अनजाने क्या कर रहे हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू प्रेस दिस पॉइंट। तो इसको जानने की क्या विधि है, बड़ा सरल है। देखिए, मन और हृदय, हार्ट एंड द ब्रेन, दोनों के फंक्शंस को यदि रेगुलेट करना है तो आप ये बड़े सरलता से इसको जान सकते हैं। मुट्ठी को ऐसे बंद कर लीजिए, मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, बीच की उंगली को हम लगा रहने देते हैं हथेली पे और देखते हैं कि जहां पर ये उंगली हमारे इस पाम को टच करती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तल हृदय मर्म कहते हैं। ये तल हृदय मर्म हो गया। अब इसको दूसरी टेक्निक भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैसे हम इसको नाप सकते हैं। देखिए, जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल नपा हुआ है अपनी उंगलियों के हिसाब से। ये कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर जो है 84 अंगुल होता है। और यदि हम हाथों को, पैरों को बिल्कुल खड़ा कर लें, यदि टोज पे खड़े हो जाए और पूरे हाथ को उठा लें, तो ये क्या होता है। देखिए, इसको साइंटिफिकली मैं बताना चाहूंगा कि कितना बड़ा विज्ञान हमारे उसमें छिपा है। कि यदि हम देखें, यदि हम खड़े होते हैं तो ये जो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग सिर का जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहां से लेके पैरों तक जब हम खड़े होते हैं तो ये कहा जाता है कि हमारे हाथों से ये 84 अंगुल होता है। अब जो हम बिल्कुल हाथों को करने की बात की है उसको कहा गया 84 अंगुल। तो इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश है। अब देखिए, हमने यदि हाथ को ऐसे रखा, तब आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और ये देख सकते हैं, ये जो मैक्सिमम जो हमारा हाईएस्ट पार्ट है उस पर यदि हम ये रखें तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने बताया, ये आपके एल्बो को टच करता है, ये एल्बो के पास आता है। तो इसका मतलब क्या, 84 अंगुल तो यहाँ तक हो गया, ये 84 अंगुल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 84 और ये 26 अंगुल, 26 अंगुल होनी चाहिए। तभी हम 120 अंगुल हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य के शरीर की आपाद मस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 120 अंगुल होनी चाहिए। अब हम नाप के देखते हैं। देखिए, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि नाप क्या होती है। 4 अंगुल की ये उंगलियां होती हैं, 6 अंगुल यहाँ से यहाँ तक होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 10 अंगुल होती है। अब ये जहां रिस्ट है, हमारी रिस्ट से एल्बो आप नाप लेंगे तो ये 16 अंगुल होता है। 16 10 कितने होते हैं, 26 अंगुल होते हैं। 26 को यदि 84 में जोड़ें तो कितना होता है, 26 और 16 कितना होगा, 84 और 16 100 होगा, और 10 मिला के 110 अंगुल हो गए। तो शास्त्र में 120 अंगुल लिखा तो गलत है। उन्होंने लिखा है कि आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का क्या मतलब, पैर भी, आपाद मीन्स उसमें पैर की भी गणना की गई। अब पैर तो हम जब खड़े हैं तो क्या है, पैर की गणना नहीं होती, पैर तो हम सीधे खड़े हैं। लेकिन जब हम पंजों के बल खड़े होते हैं तो पंजों के बल खड़े होने में क्या होता है, जो पैर की जो लंबाई होती है, उंगलियों को यदि हम छोड़ दें तो उंगलियों के नीचे से लेके लास्ट एड़ी तक उसकी लंबाई हमारी 12 अंगुल होती है। कितने होती है, 12 अंगुल होती है। और जब हम पंजों के बल खड़े होते हैं तो लगभग 2 अंगुल हिस्सा हमारे पैर का और बाकी उंगलियों के माध्यम से हम खड़े होते हैं, तो 2 अंगुल हम लोग काट देते हैं। कितना होता है, 10 अंगुल होता है। यहाँ पे 26 अंगुल हुआ, 36 अंगुल के मिला के 84 में जब हम जोड़ते हैं तो 120 अंगुल होते हैं। तो विज्ञान को इस ढंग से, जो आयुर्वेद का विज्ञान है या जो वैदिक विज्ञान है, उसको यदि हम इस ढंग से समझते हैं, वैज्ञानिक रूप से समझते हैं, तो लगता है कि एक एक चीज सही है, बिल्कुल 100% सही। एक चीज और मैं बताना चाहूँ, जब हम इसको, ये हमारा एक तरह से देखिए स्टर्नल नोच है। स्टर्नल नोच होती है जहाँ पे हमारी जो स्टर्नम है और जहाँ पे क्लेविकल दोनों तरफ से टच करती हैं, वहां पे एक गड्ढा सा होता है, एक नोच सी होती है। यदि आप अंगूठे को, इसको अंगूठे को ले और अंगूठे को नीचे रखे, ऐसे अंगूठे से पूरा खींच रहे, इससे अंगूठे को रखे, और ये यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जो उंगली है, छोटी उंगली जिस स्थान पे आती है, वहां पे आप देखेंगे एक छोटी हड्डी होती है जिसको हम जीफी स्टर्नम कहते हैं। या देखते हैं, आपको महसूस होगा तो आप करके देख सकते हैं, इसको जीफी स्टर्नम कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 1 बिलास। और फिर यहाँ पे फिर अंगूठा रखेंगे इसी जगह पे और फिर देखेंगे नीचे, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यदि आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये नाभि पे जाएगा, और नाभि से पे फिर यदि आप रखेंगे तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे धड़ को हम 3 हिस्से में विभाजित करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ये जो हिस्सा है, सब हमने प्राण की चर्चा की, प्राण, तो इस हिस्से में हमारी प्राणवायु होती है, मींस इट इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी, इसको प्राणवायु स्रोतस भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। और ये सिर्फ ऑक्सीजन का एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज
इसी रीजन में होता है और इसी के माध्यम से हमारा पूरा खून जो है साफ होता है या उसमें एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, इसी रीजन में क्योंकि लंग्स में होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का आप देख सकते हैं कि नपा हुआ है। इसी ढंग से पूरा शरीर हमारा नपा हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम ये हाथ को रखते हैं तो ये सारी की सारी, जब हम ये हाइपोथेलर इमिनेंस को यहाँ रखेंगे तो आपकी बीच की उंगलियां आपके जो सैजिटल सूचर है उसके ऊपर आएंगे और ये सारे के सारे मर्म बिंदु एक साथ उसमें दब सकते हैं। तो ये विधि मैंने आपको बताई कि हम इसके माध्यम से अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। अब दूसरी विधि के तौर पे जो मैंने आपको तल हृदय मर्म बताया, ये तो मैंने आपको मणिबंध बताया। मणिबंध के साथ साथ जैसे आपको बताया कि ये यदि हम मुट्ठी को बंद कर लेते हैं तो बीच की उंगली जो हम इसको हमारी हथेली को स्पर्श करती है उसको करते हैं। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने आपको क्यों बताई कि भाई पूरे शरीर नपा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 अंगुल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 अंगुल है। यदि यहाँ से 6 अंगुल की दूरी पे हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, इसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ डिवाइड किया और ये इसको थंब, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर से एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की और इस लाइन को हम यदि ये ड्रॉ करते हैं, सीधे स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं, तो ये जहां दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं वहां पर यदि इसको मैं एक गोला बना देना चाहता हूँ, एक गोला बना के आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिससे कि हम लोग इसको गलत ना कर सकें और इसको महसूस करें कि यदि हम इसको प्रैक्टिसाइज करेंगे तो आपको लाभ होगा। और इसको दूसरी टेक्निक के रूप में यदि हमने मुट्ठी बंद की है और मुट्ठी बंद करके आप देख सकते हैं कि ये उसी जगह को स्पर्श करती है। तो ये दीज आर द टू टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर लोकेशन ऑफ दिस मर्म पॉइंट। यदि इस मर्म को आप ठीक से जान लें। अब अभी तक तो आप देख रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता था तो हम क्या करते थे, इसके हाथ पैरों को मलते। अब यदि मानसिक रूप से कोई मन का कमजोर है व्यक्ति और उसने कोई एक्सीडेंट देखा और एक्सीडेंट देखते कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति चिकित्सालय में जाता है, जब उसको इंजेक्शन देते हो तो इंजेक्शन लगाते ही वो बेहोश हो जाता है, अभी उसको डर के मारे। तो उसको कई लोग वाशोवगल शॉक में चले जाते हैं, कई लोग बहुत सारे हाइपोवोलेमिक शॉक में चले जाते हैं। तो जो शॉक की कंडीशन है उसमें भी ये तल हृदय मर्म अपने में महत्वपूर्ण है। इसको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, इसको 15 से 18 बार दबाइए और दबाते हुए छोड़ लीजिए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। इस ढंग से आप तल हृदय मर्म के माध्यम से, मणिबंध के माध्यम से और इन 5 सीमंत मर्म के माध्यम से आप अपने मानसिक जो विकार है उनको ठीक कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मानसिक यदि इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो अपने माइंड स्ट्रॉन्ग माइंड की बात हम कर सकते हैं कि इन मर्मों के माध्यम से आप अपने जो मन और मस्तिष्क को मजबूत कर सकते हैं। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि इस टाइम इज ओवर, आई थिंक समय हो चुका है। मैं कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप उन प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और अपनी बातों को आप तक शेयर करने का मुझे अवसर मिला। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये कोरोना का काल एक ऐसा काल है कि जिससे जितनी भी ये वैदिक साइंसेज हैं, मेडिकल साइंसेज हैं, इनके इम्पोर्टेंस से आज हमारा पूरा देश लाभान्वित हुआ है। और जो कोरोना का संकट आया है उसमें कहीं ना कहीं इस आयुर्वेद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भी डेथ रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे कम होने का कारण जितने ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा आहार विहार, हमारी ये सारी चीजें ये काम की हैं। और आज निश्चित रूप से हम लोगों को अपनी चीजों को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी अपने इन विषयों को वैज्ञानिक रूप से जानें, उसको उपयोग करें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मैं समझता हूं कि आज कोरोना ने हर मेडिकल साइंस की लिमिटेशंस को हमारे सामने रखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि इस कोरोना के काल में लगभग 17 लाख से ज्यादा डिलीवरीज हुई हैं। पहले कोरोना से पहले ये जो डिलीवरी होती थी उनमें 95%, मोर देन 90% सीजेरियन सेक्शन होते थे और मुश्किल से 5% के लोग जो है नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, क्योंकि ये पैटर्न हम लोगों के यहाँ बन गया था। लेकिन आज जो कोरोना का संकट आया, इसमें सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं छोटे शहरों में निश्चित रूप से बाधित हुई हैं, क्योंकि चिकित्सकों का और सरकार का और सारे अस्पतालों का ध्यान हमारे कोविड केयर की तरफ था। और इसमें जब भी हम लोगों ने देखा कि जो ऑपरेटिव प्रोसेस है वो नहीं हुआ और लगभग 90 से ज्यादा प्रतिशत केसेस में नॉर्मल डिलीवरीज या सामान्य प्रसव हुआ, तो ये कहीं ना कहीं हमें अपने जो सिस्टम है उसके विषय में बताता है कि हम
कैसे सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से अपना जीवन निर्वाहन कर सकते हैं। और इस बीच मैं समझता हूँ कि कोविड ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि प्रकृति से कैसे जुड़ें और प्रकृति के माध्यम से अपने को कैसे स्वस्थ रखें। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि कोविड का एक सबक हम लोगों के लिए है। और जब भी हम मेडिकल साइंस का इतिहास लिखेंगे, 100 साल बाद, 200 साल बाद कोई भी इसका इतिहास लिखेगा, तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड के तौर पर ये मेडिकल साइंस के हिस्ट्री को लिखा जाएगा कि कोविड से पहले क्या होता था, कोविड के बाद क्या होता है। आज व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार हुआ है और कहीं न कहीं वो प्राकृतिक भोजन की तरफ, प्राकृतिक उपायों की तरफ, आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ, योग की तरफ उन्मुख हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसी के माध्यम से हम पूरे विश्व को जो सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना यदि हम किसी माध्यम से कर सकते हैं, तो वो आयुर्वेद, योग और मर्म चिकित्सा जैसी चिकित्सा पद्धतियां हैं कि यदि सबके लिए स्वास्थ्य देना है। देखिए, मर्म चिकित्सा के माध्यम से हमें 1 लाख लोग तैयार कर रहे हैं। यदि हम मर्म जान जाएं और मर्म को कहीं किसी इसमें पैसा नहीं लगना है, 1 लाख लोग व्यक्ति हम चीजों को जाने कि हम कैसे इमरजेंसी मीट आउट कर सकते हैं, कैसे पेन को ठीक कर सकते हैं, कैसे डायबिटीज ठीक कर सकते हैं, कैसे ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है और कैसे सामान्य रूप से यदि हम लोग सेल्फ मर्म थेरेपी करते हैं, स्वमर्म चिकित्सा करते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को। तो मैं समझता हूँ कि हम सबकी चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी अतिरिक्त संसाधन को खर्च किए हुए हम कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद, योग और मर्म चिकित्सा जैसी चिकित्सा पद्धतियों से ही हो सकता है। इस समय सरकार को भी और आम जो हम पढ़े लिखे विश्वविद्यालयों से संबंधित प्राध्यापक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको निश्चित रूप से अपनी बातों को कहना होगा, अपनी इन चीजों का पक्ष लेना होगा, तभी हम पुनः विश्व गुरु हो सकेंगे और आयुर्वेद और ये वैदिक चिकित्सा पद्धतियां अपना स्थान प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, sir, for such a magnificent session. This time has really affected us in many ways. Your erudite discussions was truly phenomenal, and it really broke these stereotypes about mental health, a major issue in this generation. We are much obliged to you for devoting your time to us and enlightening us on this topic. It is indeed my prestige to invite our principal to address the gathering with his erudition and proficiency. Over to you, sir. Honorable Vice Chancellor, Uttarakhand Ayurveda University, Dr. Sunil Joshi. I am really honored and privileged. It's a privilege for me to welcome you on behalf of Shri Aurobindo College. Please accept my apology for joining late because I was preoccupied in some admission work. So my apologies. But I must say that whatever I could hear in the last 30 minutes, really you have given a very important tips for keeping our health and mind sound. Because I strongly believe only in healthy mind, there can be a healthy body and there can be a good, happy life. Because everything comes from mind. If our mind is strong, our body will remain strong. And I must say that you are one of the jewel of this country. Unfortunately, in the last 50, 60 years, we are running, the young generation especially, is running after a materialistic thing. And in this mad race, I would say, we are forgetting our own value system. We are forgetting our Indian cultural inheritance, the good things about India, the system of medicine of India. And I must say that Ayurveda gives the permanent solution to any ailment. This allopathy has lot of side effects. Everybody recognizes it. Everybody understands it. And except for surgeries, I do accept in surgeries, the pathology, the medical science is more useful in, especially in for quick heal. But in the long term, it is the Ayurveda which gives a permanent solution and which gives good health. Time has come that we must harness the latent talent, latent resource of this country, and Ayurveda is one of the latent, I would say, resource of this country which has not been harnessed
in the last 50 years as it should have been. Sir, I must say that had you been in America, had you been in Western countries, I mean, you could have earned lakhs of rupees in Indian terms, because today what is happening in India, the Western society is recognizing the importance of these things. But unfortunately, we are not valuing these things as we should value. But as you rightly said, this pandemic is again moving the society towards these things. That is, we are relying, I mean, everybody is suggesting eat, drink kala daily. What is this kala? Kala is nothing but the Ayurvedic drink, right? And the Indian kitchen is full of herbs. So if we use the herbs that is already available in the kitchen, I'm sure our health will remain healthy. We'll not have to see. Normally it is being said, throughout your life, you are running after the money. And when the time of using the money comes, you are running after the doctors and you're using your money on doctors. So why not? I would give a message to the young generation that right from your beginning itself, keep focus on your health, because health is the most important resource. And I'm sure we'll keep on inviting Dr. Joshi, because one good thing about this pandemic is that earlier we never thought of inviting people in our campus from outside Delhi, because we used to invite people from NCR, Delhi, and all these reasons because of the commuting and all these things. But this pandemic has shown us a new path, that is, even from any part of the country, any part of the world, if there are good people, good resource person, we can always invite them. So I'm sure Dr. Joshi will more often come to the college, not physically, but even virtually, when the college will be in a physical mode. Even at that time, through Skype, through other modern methods, we can invite you. Our students and our faculty members will be really benefited by your words of wisdom, by your knowledge, by your experience, and I'm sure we'll keep on inviting you, and you will not disappoint us. This I am very sure. So thank you once again, Honorable Vice Chancellor, Dr. Sunil Kumarji, for coming to our webinar and enlightening all of us about the healthy mind. Thank you very much. And on behalf of Shri Aurobindo College, I would like to congratulate our NCC, our NSS team for organizing this webinar and getting so good resource persons for this webinar. We have been conducting this webinar for the last 6 days, and today is the 6th day. And all those 6 days we could able to tap very good resource person. And I would like to thank on my personal behalf from Shri Aurobindo College to our NSS team, as well as to Honorable Vice Chancellor, Dr. Sunil Ji. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your illuminating words. It is indeed an honor to listen to your experience and knowledge. Now, the floor is open for question and answer session. Participants are requested to post their question in the chat box. So there's a question coming from Ritu. Sometimes we take book and then we are in a sleepy mood. We can't study further. Is any point in on our body by which we can just refresh our mind? Just I have told you that just you have to stimulate this Talahridaya Marma. This one, this point is very important for this purpose. Talahridaya Marma of the hand and the foot. And just you can see in my website, mrityunjaymission.org, just you can see the technique of stimulating these marma points. mrityunjaymission.org. Can you hear me? Yes, sir, we can. This point is very important for this problem. Okay. I hope, Ritu, you are satisfied with your answer. Now, sir, we have another question coming from Pratibha Gupta. Sir, how can we improve our eyesight? Eyesight, there are 2 points located in the temple.
this is known as the Apang and the Avarta. Just you can put a finger over here. Just I have told you earlier that when you are putting this finger in this way, and ultimately just you can feel a depressed part over here, and about 2 fingers away from this part, another depressed portion is there. Apang and the Avarta, these 2 points are very important. And just base of the root of the neck, root of the nose, there is Sringatak Marm. You have to press 15 to 18 times, 0.8 second stimulus, and you have to press these points. Apang, Avart, and the Sringatak Marm, these are the 3 marma points which are related for the good sight of the eyes. Power of vision. You can improve the power of vision with the help of these 3 marma points. Okay. Thank you, sir. Sir, I have also a question for you. Sir, actually, I have to ask how to handle situation which makes us anxious, and what are the things that we can do to calm us? Simply, it is very important. These 2 points are very important. Whenever you are in a state of anxiety, just you can hold this and just for 1 or 2 minutes, just you can rotate it and you can give the pressure over this region. This is known as the wrist, just over the wrist. You can Manibandha Marma is there, and you can stimulate the Manibandha Marma as well as the Tal Hridaya Marma. These 2 points are very important for the anxiety, and definitely it helps a lot. You have to practice 3 times in a day. 3 बार इसको करना, सुबह दोपहर शाम 15 से 18 स्टिमुलस देंगे. एक बार दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, 15 to 18 times. And same way, just you have to rotate clockwise and the anti-clockwise. ये इनको करेंगे, and these 2 points are very important for the anxiety. Sir, there's a question, one more question coming from Pooja Kumari. Sir, is there any specific reason why people have anxiety issues? And what should be done to overcome it? Just you can say that the stress cannot be avoided, but you can avoid the response. You can change the response of your body or the mind towards the stress. आप किसी भी परिस्थिति को बदल नहीं सकते. कोविड के कुछ को बदल नहीं सकते कि भाई कोविड है तो लॉकडाउन है तो आपको रहना पड़ेगा. But the reaction, how you are going to react to the situation, it is very important, and you have to learn it. Whenever you are facing all these situations, you have to आपको एक अलग ढंग से उसको रिप्लाई करना पड़ेगा. When you are replying in a very good way, definitely the stress is not going to hamper your life. तो आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं? भाई यदि एक बात आप समझ सकते हैं कि यदि कोई बात किसी ने हमसे कही तो उसका रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि हम उसको अवॉइड कर दें और नहीं तो मारपीट करने लगे. तो ये रिएक्शन तो हमारी है ना कि हाउ टू रिएक्ट इट. तो जस्ट यू हैव टू सी how we are going to react to the situation. It is very important how to react, and these marma points are very, very, very important, very effective to cope with the situation, cope up with the situation. तो बड़ा सरल है. 2 points मैंने बताए, तल हृदय मर्म है और ये इसको करते रहिए रोज. And definitely just you have to take the assistance of the meditation also. Meditation करना का अभ्यास करें, थोड़ा बहुत meditation करेंगे, प्राणायाम करेंगे. So definitely it is going to help. It is going to provide a good solution for the situation. Okay. Sir, last question coming from Swapnesh Tiwari. Sir, how to be focused while studying for a long time? So you have to study when you want to study a very long time. देखिए long time का मतलब ये नहीं होता कि 12 घंटे आप पढ़ते रहें. It is not possible कि you have to sit a very long time for the study. और ये अच्छा भी नहीं है कि आप लंबे समय तक बहुत ज्यादा देर तक पढ़ें. लेकिन if you are not concentrating over the studies, तो आप कितनी भी देर बैठे तो उससे कोई फायदा नहीं. If you are concentrating on your studies, a little study is sufficient for the results, good results. आप 12 घंटे भी बैठेंगे, आपका माइंड ठीक नहीं है, आप उसको कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो इट इज नॉट वर्थवाइल. तो आपको क्या करना है? आपको वही चीजें करनी है जो मैंने बताई कि ये 5 चीजों को, ये इसको हम कहते हैं कि इट इज नोन एज द क्लोज लोटस पोज. It is closed lotus, means just you have to press these marma points over the head,
इसमें स्पेशली द 5 सिमंतास एंड मर्मा रिलेटेड ऑन द टेम्पल, इस साइड में जो टेम्पोरल रीजन में है, इन मर्मों को स्टिमुलेट करते हैं. एंड सेम वे द तल हृदय मर्म एंड the Manibandh is also important for these requirement, this requirement. And इसके लिए ये पांचों चीजें करेंगे तो definitely you are getting the very good results. Okay, sir. So there's one more question coming. Sir, from Chandan Kumar, पटना. सर कृपया ये बताएं, नई शिक्षा नीति में यदि यौगिक शिक्षा का को समृद्ध किया जाता है तो इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, योग को आप समझ सकते हैं कि योग एक इट इज नॉट ए मेडिकल साइंस, इट इज टोटली रिलेटेड विद द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ. जीवन के हर क्षेत्र को, यदि आपको, मैंने जैसे आपको बताया कि विज्ञान हमको अवसर प्रदान करता है, लेकिन जीवन अवसर को उत्सव में बदलने की एक कला है. जस्ट यू कैन मेक द फेस्टिवल, जो भी आपको अवसर मिला है, जो भी आपको एक चांस मिला है, उसको आप यू कैन कन्वर्ट इनटू द फेस्टिव मोड को आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एक्सपेंशन कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं. और जब हम योग को कहते हैं कि ये कर्म जो कुशलता पूर्वक जो कर्म करना है और जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये पूरी की पूरी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती हैं. व्हेन इट इज डेफिनेटली द योगा इज गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. बहुत अच्छे ढंग से योग को, संस्कृत को, वैदिक साइंसेस को, इंडियन विजडम को इस नई शिक्षा नीति में रखा गया. और यदि इसको प्राइमरी लेवल से रखा जाता है कि हम छोटे बच्चों को ही योग की बातें करें, तो हमारा एक नैतिक शिक्षा मिलती है. अपने आप बच्चा कोई भी गलत काम नहीं करेगा, यम नियम आसन प्राणायाम ये सारी चीजें जानेगा. उसको पता है कि चोरी करना क्या, हस्ते क्या होता है, उसे पता है कि असत्य क्या होता है, उसे पता है कि अपरिग्रह क्या होता है. वो इकट्ठा नहीं करेगा कोई सारी चीजें, वो चोरी नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सारी चीजों को रखेगा. यम नियम आसन प्राणायाम जो प्रत्याहार, ध्यान धारणा ध्यान समाधि, ये सारी चीजें. लेकिन बेसिक यम नियम का ही पालन यदि हम अपने बच्चों को प्राइमरी लेवल पे या उस पे सिखाएंगे तो डेफिनेटली इट विल पे अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ द नेशनलिटी, इन टर्म्स ऑफ द लव टुवर्ड्स द सीनियर्स. हम बड़ों के प्रति कैसा समान भाव रखें, आचार संहिता क्या होनी चाहिए, हमारा आचार रसायन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों के माध्यम से ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द योगा इन द न्यू पॉलिसी विल पे अ लॉट इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स. बहुत अच्छी चीज है नई शिक्षा नीति में योग को जब लाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये इट विल बी वेरी गुड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन. Thank you so much, sir, for addressing the questions raised by our participants with much of clarity and patience. I hope that they are satisfied with the given answers. I extend my hearty gratitude to you for gracing this session with your presence. Now, I would like to invite Ms. Pooja Kumari to deliver the vote of thanks. Over to you, Pooja. Thank you, Ms. Mehal. Gratitude is one of the least articulate of the emotions, especially when it is deep. A warm good evening to one and all present here. I, on behalf of National Service Scheme of Sri Aurobindo College, take the opportunity to put my gratitude into words. Healthy mind helps us to keep positive attitude towards life. No matter what hardship and hurdles we come across, life is meant to be happy. And mental health awareness provided by Sunil sir today gives us a reminder that mental health is essential, and those living with mental health issues are deserving of love, care, compassion, and understanding. Hence, wholeheartedly, I would like to thank Dr. Sunil Kumar Joshi for his thought-provoking and influential address. We are eternally grateful to you, sir. Today, we have reached to the end of the enlightening and informative sessions of our 1 week Fit India workshop. Hence, I would like to express a special thanks to our principal, Dr. Vipin Kumar Agarwal. These sessions would not have been possible without your invaluable support. It's your zeal and enthusiasm which keeps us motivated. Thank you so much, sir. I must mention my deep sense of appreciation to National Service Scheme Program Officer Dr. Meenakshi Chaudhary
whose unceasing efforts have been instrumental in planning and executing this workshop. I would also like to express my sincere gratitude to all the NSS teacher coordinators, Dr. Neetu Dwivedi, Ms. Kalpita Sonwal, Dr. Mukesh Kumar, Dr. Seema Kumari, Mr. Avnish Yadav, Ms. Sonia Lohia, and Ms. Akriti Saini, without whose helping hand these sessions would not have been possible. They have been citadels of constant support and spiritual guidance. With deep reverence and warmth, I also thank Mr. Amir Hussain, the President of NSS team, Vice President Khushi Jain, and the office bearers Sakshi Tyagi, Priyanshu Ranjan, and Anchal Malik for their endeavors. Next, I would like to thank my co-hosts, Ms. Ananya Banerjee, Ms. Mehal Sinha, and Ms. Sanchita Das for showing their unwavering commitment. I also appreciate the efforts of each volunteer of NSS for showcasing their remarkable dedication and excitement in making this session and the Fit India Week reach a zenith of success. Now, I request everyone to please stand up for the national anthem. जनगण अधिनायक जय हे भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Last but not the least, I thank everyone for their cordial cooperation and willingness to take part in 1 week workshop. Thank you all. Have a great evening. Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yes, Pooja, I think Veena ma'am हमारे साथ है. Veena ma'am, do you want to say something? Veena ma'am, unmute. Please अपने आप को unmute कीजिए, Veena ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes. Good evening Yes, to ma'am. everyone. Yes. आज Good morning. डॉक्टर Good evening, Good evening, ma'am. बहुत ही अच्छा बोला और मतलब उनका लेक्चर जो था इतना इम्प्रेसिव था कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मतलब मैं भी मानसिक रूप से लोगों को सजेशन देती हूँ, लेकिन आज जो उन्होंने टेक्निकल पॉइंट्स बताए वो बहुत ही अच्छे थे कि मतलब इन पॉइंट्स को दबाकर भी हम अपने मानसिक रोगों का इलाज कर सकते हैं, जो कि मुश्किल नहीं है. मैं हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली लोगों को बोलती थी कि आप ये वाले मंत्र पढ़ लो, ये वाले मंत्र पढ़ लो, तो उससे आपका डिप्रेशन या जो भी है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, या आप अपने किसी मित्र से या आप अपने किसी मदर फादर से या जिससे आप बिल्कुल समीप हैं उनसे जाकर बातचीत करो, अपने दिल की बात करो, तो आपका मन हल्का होगा और आपकी जो अंदर की मानसिक चिंता है वो दूर होगी. क्योंकि कहा भी है मन चंगा ते कटौती बीच गंगा, कि आपका मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा है, मन अच्छा नहीं है तो आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा. आप चाहे क्लास में बैठे हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी किसी पार्टी में क्यों ना बैठे हो, तब भी आप एंजॉय नहीं कर पाते. तो इसलिए मन को मजबूत बनाने के लिए जो उन्होंने पॉइंट बताए और योगा के द्वारा बताया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. उनका इम्प्रेसिव था बहुत ज्यादा. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? हाँ जी. Yes, ma'am. Yes. Yes. हो गया सबके साथ? Yes, ma'am. ले लिया है. Screenshot ले लिया मैम हमने.
So I guess sir has left already. I Okay. cannot see into the panel. So we can stop this. We can end this meeting, I guess. Thank you to Everyone, thank you and everyone for many joining. congratulations to तुम कुछ team बोलो NSS. बधाई बधाई सभी को। Congratulations, ma'am. Yes, yes, Thank you. सबको बहुत बहुत Giving opportunity Thank you, to us. ma'am. हमारा 6 दिन का सेशन बहुत बढ़िया रहा। हमारे Thank बच्चों you, को भी ma'am. बधाई Thank you so अच्छा much. कार्यक्रम वो लोग मैम सफलता सब से इनकी गुजर रहे हैं। मेहनत सब बहुत इन्होंने हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की है। जो प्रोग्राम बच्चों ने संभाला एक तरह से बहुत अच्छा मैम। यस हाँ, special thanks to students Ananya, बिल्कुल बिल्कुल। Mahal, everyone, Pooja, पूजा yes, Abhi, Varshika, everyone. सबने बहुत मेहनत करी वाकई में। खुशी तो ठीक ही लेकिन बच्चों ने भी बहुत think- अच्छा मेहनत की और अच्छा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग कर ले गए सभी And को also आगे मुबारकबाद। So, सबको बहुत बहुत बधाई। yes, ma'am, shall